हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हमारा जो पहला टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है केमिकल रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन तो बेटा बड़ा ही आसान टॉपिक है ये, केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो कोई ऐसा एक सब्सटेंस, कोई एक केमिकल सब्सटेंस है मान लीजिए, और वो आपका क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है या चेंज हो जाता है किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस के अंदर, तो इसी को ही हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कोई एक केमिकल सब्सटेंस जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाए या चेंज हो जाए किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस के अंदर, उसी को ही हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम बोलेंगे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस into chemical substance into another chemical substance of different property। अच्छा, एक जो बात इसके अंदर समझने वाली वो ये है कि जो आपका नया जो केमिकल सब्सटेंस बन रहा है, जो आपका नया केमिकल सब्सटेंस बन रहा है आपका, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो आपके पहले वाले केमिकल सब्सटेंस से डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपने शुगर लिया प्लस आपने इसको मिक्स कर दिया वाटर के अंदर, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, इससे ये आपका फॉर्म हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन आपका फॉर्म हो गया। तो आपका जो एक सब्सटेंस था, ठीक है, एक जो केमिकल सब्सटेंस था वो आपका ट्रांसफॉर्म हो गया दूसरे केमिकल सब्सटेंस के अंदर। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा केमिकल रिएक्शन का। अच्छा, इसके अगर और आपको अगर केमिकल रिएक्शन के अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, पहला एग्जांपल अगर इसका हम देखें। और तो आपका मैं आपको थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ। जो आपका पहला एग्जांपल है ये है रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हम बोल सकते हैं सेटिंग ऑफ। देखिए, आपके चारों तरफ ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हम देख के ये बता सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। जो दूध से आप जो लोग दही जमाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा आपका जो मिल्क होता है उसके अंदर हम एक स्टार्टर डालते हैं जो कि हेल्प करता है मिल्क को कन्वर्ट करने में कर्ड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इनोकुलम। तो जो मिल्क होता है उसके अंदर आपकी कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं और वो कन्वर्ट, जो मिल्क है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है कर्ड के अंदर, जिसको हम वो इसीलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो आपकी एक केमिकल रिएक्शन है। और अगर हम एग्जांपल देखें तो डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है, आपने अपना खाना खाया, आपका जो फूड है, आपका जो खाना है वो क्या होगा, आपके स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक जो है उसके अंदर कुछ आपके केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे, और जो आपका जो फूड था जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन्स, वो आपके कन्वर्ट होंगे और ब्रेक डाउन होंगे। पहले मतलब ब्रेक डाउन मतलब टूटेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर और कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल ऑर्गेनिक फूड के अंदर। तो वो जो हो रहा है वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ उसी को हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर हमें एग्जांपल देखने तो हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है
ये भी आपका एग्जांपल है एक केमिकल रिएक्शन का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अच्छा, इसके अंदर जो समझने वाली चीज़ ये है, एक इम्पोर्टेंट जो बात वो ये है कि जो आपका नया जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, एक जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं जो आपका पहले जो एक सब्सटेंस था उससे। बस ये आपका एक इसके अंदर समझने वाली बात है। तो हम इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन या फिर द चेंज ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है और अगर इसका हम एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखें जो आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, वो आपका है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए, ये नॉर्मली एक एक्टिविटी होती है जो आपको लैब में, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में है तो आपको शायद स्कूल में करवाएंगे या नहीं करवाएंगे उसका। चलो, तो होता क्या है इसके अंदर, देखिए एक मैग्नीशियम आपका एक मेटल होता है जिसका एक रिबन होता है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए एक पतली सी स्ट्रिप होती है, जैसे एक आपका वायर होता है तो वैसे ही एक स्ट्रिप होती है पतली सी मैग्नीशियम की। तो इसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो हम इसकी देखिए, मान लीजिए आपका मैग्नीशियम है और जब हम इसको बर्न करेंगे तो नॉर्मली किसी भी चीज़ को जलाने के लिए या कंबस्शन के लिए हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को जब हम मैग्नीशियम को जब हम बर्न करती हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका एक पाउडर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए हमने इसको बर्न कर दिया, यहाँ से स्टार्ट किया जलाना इसको, और धीरे धीरे आपका ये जलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्मॉल स्मॉल वाइटिश पाउडर के अंदर। तो नॉर्मली ये जो पाउडर होगा ये आपका होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर, इसी को हम बोल देते हैं MgO2। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी में है वो इससे रिलेटेड वो ये है कि आपका जो मैग्नीशियम रिबन है तो इसको जलाने से पहले हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से इसको क्लीन किया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि क्वेश्चन ये इसमें पूछा जाता है कि वाई मैग्नीशियम इज रब्ड और क्लीन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम उसको क्लीन करते हैं, वो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो आपका मैग्नीशियम है नॉर्मली ये आपका जब आपका एयर के अंदर प्रेजेंट है तो मैग्नीशियम जो है आपका वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके और उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी ऑक्साइड की, जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो इसको बर्निंग में क्या करती है, प्रिवेंट करती है, इसको जलने से रोकती है। तो दैट्स वाई बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम वी विल क्लीन इट विद द सैंड पेपर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आपकी मान लीजिए आप स्कूल के लैब में हैं और आपको वहाँ पे बोला जाता है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए आपको 2 टेस्ट ट्यूब दी जाती हैं और उसके अंदर 2 केमिकल्स हैं और जो दोनों जो केमिकल्स हैं वो आपके कलरलेस हैं, तो आप उनको देख के मतलब बता नहीं सकते नॉर्मली। तो आपने क्या किया, उनको मिक्स किया एक दूसरे के अंदर। अब आपको बताना ये है कि उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो ये आप कैसे बताएंगे। तो देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, जो कि एक आपका हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, जो नॉर्मली बच्चे इसको कई बार मिस कर जाते हैं, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हम इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, जिसको देख के हम ये बता सकते हैं कि आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। तो सबसे पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कि मान लीजिए आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक केमिकल लिया, इसका हम एग्जांपल देखेंगे अभी, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास में दूसरा कोई केमिकल है। आपने इसको मिक्स किया आपस के अंदर, दोनों को आपने मिक्स किया और वहाँ पे कोई गैस रिलीज़ होती है मान लीजिए, तो इसका मतलब हमें ये पता चलेगा कि कोई उनके बीच में आपस में कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो देखिए, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब आपके जिंक एक मेटल होता है जिसके आपके छोटे छोटे स्मॉल हम बोल सकते हैं डॉट्स टाइप में, या फिर आपके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको हम बोलेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स react with H2SO4। H2SO4 आपका बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स थे, ठीक है, और आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब आपके पास मान लीजिए जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो आपका एक्वस होगा। जब आप जिंक को H2SO4 के अंदर डालोगे तो ये आपका फॉर्म करेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, और आपकी एक गैस रिलीज होगी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कि हाइड्रोजन गैस है, और ये इसको हम डिनोट करते हैं एरो के साइन से। ये साइन जो है आपका ये हमें बता रहा है कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो टेस्ट ट्यूब से रिलीज़ हो रही है, जिसको देख के हम बता सकते हैं कि इनके बीच में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो उसकी तरफ हम चलते हैं। तो जो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन कलर। तो देखिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने दो केमिकल्स लिए हैं, दो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो सकता है या कोई सॉलिड पाउडरी फॉर्म में है, और नॉर्मली हम उनको एक्वस फॉर्म के अंदर लेंगे। तो मान लीजिए आपके पास में दो कोई केमिकल्स हैं और आपने क्या किया, उनको आपस के अंदर मिक्स कर दिया। अब जो मिक्स करने के बाद क्या होगा कि अगर उनके कलर के अंदर कुछ चेंज आया है तो हम बोलेंगे कि उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई है। तो चेंज इन केमिकल रिएक्शन जो है आपका ये एग्जांपल है, ये आपका क्या बताता है कि आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो इसका जो एग्जांपल है वो हम देखते हैं। तो आपका रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विद पोटेशियम परमैंगनेट जब आपका सिट्रिक एसिड जो है वो पोटेशियम पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट, एक्चुअली ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका कलर होता है विद पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट जब ये सिट्रिक एसिड आपका पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो चेंज कर देता है, चेंज पर्पल
कलर इनटू कलरलेस। तो आपके पर्पल कलर को ये कन्वर्ट कर देगा कलरलेस के अंदर। तो ये आप इसका मतलब यहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो अगर हम देखें तो वो आपका होगा रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसको हम बोलेंगे, वो रिएक्ट करेगा आपके, वो रिएक्ट करता है, आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो आपका रिएक्ट करता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में। किसके साथ में? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में, डाइक्रोमेट, और कन्वर्ट करेगा इसके कलर को एंड कन्वर्ट, या फिर हम बोले एंड चेंज ऑरेंज इनटू ग्रीन। तो आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका जो नॉर्मली जो कलर है वो आपका ऑरेंज होता है। तो जब आप ये रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में, SO2 के साथ में, तो जो कलर है वो ऑरेंज से आपका चेंज हो जाएगा ग्रीन के अंदर। तो जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे जो थर्ड पॉइंट है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो आपका है तो जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए, जो चेंज इन टेम्परेचर है इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने दो आपके पास में टेस्ट ट्यूब हैं और आपने क्या किया, उनमें से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई कुछ केमिकल था और आपने वो दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको डाल दिया। तो जो आपकी टेस्ट ट्यूब होगी उसका जो टेम्परेचर धीरे धीरे राइज़ होगा और वो आपकी, जब आप उसको टच करेंगे बाहर से तो आपको गर्म महसूस होगी, या फिर आप उसकी जो फील करेंगे तो आपकी बिल्कुल थोड़ी सी हॉट हो जाएगी। तो उससे हमें पता चलेगा कि हाँ, इनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अगर टेम्परेचर के अंदर कुछ चेंज आ रहा है तो उससे हमें ये पता चलता है कि आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, इसका जो एग्जांपल है एक्चुअली ये बड़ा ही, हम ये बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो एग्जांपल है बहुत बार पूछा जाता है आपका। तो ये देखिए आपका, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम। देखिए, ये जो नाम है क्विकलाइम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है ये हम आगे बात करेंगे। क्विकलाइम विद वाटर टू फॉर्म slaked lime characterized by change in temperature। देखिए, इसका अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये इक्वेशन बड़ी ही, हम बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। हम इसको बोलेंगे कैल्शियम CaO प्लस में H2O फॉर्म्स CaOH होल ट्वाइस। ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। देखिए, क्विकलाइम जो है ये क्या है, इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम इसका इतना, अगर हम इसका केमिकल नेम बोलें तो ये आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड, बट इसका जो कॉमन नेम है वो इतना फेमस हो गया, हम इसको क्विकलाइम के नाम से ही जानते हैं। तो जो क्विकलाइम जब आपका रिएक्ट करता है वाटर के साथ में तो आपका फॉर्म करता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम इज ऑल्सो द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसी का ही कॉमन नेम होता है स्लेक्ड लाइम। और ये जो इक्वेशन है ये आपकी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपका जो क्विकलाइम और स्लेक्ड लाइम है,
इनके बारे में आपके बहुत बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, जब आप क्विकलाइम को ऐड करो, क्विकलाइम के अंदर ऐड करोगे वाटर, तो आपका फोम तो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेट लाइम, लेकिन जब आप इसको टच करेंगे तो ये जो आपकी जो टेस्ट ट्यूब होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, बाहर से गर्म हो जाएगी, मतलब हीट इवोल्व होगी। तो इसीलिए हीट क्या होगी यहाँ पे, हम बोल सकते हैं प्लस हीट, क्योंकि हीट आपकी इवोल्व होती है। अच्छा, ऐसी जो रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपकी हीट इवोल्व हुई हो, ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। हालांकि ये टॉपिक हम बाद में दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब हीट। तो जब आपकी हीट रिलीज हो रही है आउटसाइड, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर चेंज इन टेम्परेचर अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है आपकी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हम उसके ऊपर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हम उसको बोलेंगे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो इधर या तो होगा सॉलिड के अंदर या लिक्विड या फिर गैसेस फॉर्म के अंदर। तो अगर उसका जो स्टेट है वो अगर चेंज कर रहा है बार बार, तो अगर हम उसके साथ में मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं इसका, कि जैसे आपकी बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, मान लीजिए आपने एक कैंडल जलाई, तो उसका जो वैक्स है, ठीक है, जब वो हीट होगा तो वो कन्वर्ट होगा, बर्निंग ऑफ ए कैंडल वैक्स एंड कन्वर्टिंग, आपका जो नॉर्मली स्टार्टिंग में जो वैक्स होता है वो आपका सॉलिड होता है, कन्वर्टिंग सॉलिड वैक्स इनटू लिक्विड एंड देन इनटू गैस। तो जो पहले आपका जो वैक्स होगा वो लिक्विड फॉर्म में आएगा और उसके बाद में वो कन्वर्ट होगा गैस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए इसका जो स्टेट है वैक्स का वो चेंज हो रहा है, तो इसको देख के हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट जो है इसका, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए बच्चों, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। प्रेसिपिटेट, देखिए प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन आपका शो करता है कि आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीटी, तो प्रेसिपिटेट या जो पीपीटी हमारा ये होता क्या है। तो प्रेसिपिटेट या जो पीपीटी है ये आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि इनसोल्यूबल हो इन वाटर, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल हो उसको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। मान लीजिए आपने एक चॉक लिया, उसका आपने पाउडर बना लिया और उसने आपको पानी के अंदर मिक्स किया, तो आप वो अच्छे से पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा, हम देख सकते हैं उसको अच्छे से क्लियरली, हम उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को विजिबल कर सकते हैं। तो इस टाइप का अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि, चलिए पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमने अगर बेरियम क्लोराइड, Ba बेरियम Cl2 क्लोराइड, तो अगर बेरियम क्लोराइड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ये आपका होता है एक्वस, अगर हम इसको बेरियम क्लोराइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो ये आपका फॉर्म करता है BaSO4 प्लस में 2HCl। अच्छा, यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट जो आपका बना है, तो ये जो है ये आपका जो है यहाँ पे इसका बनेगा प्रेसिपिटेट। तो ये जो आपका बेरियम सल्फेट जो बना है इसका फॉर्म होगा
ये इसका बनेगा प्रेसिपिटेट, या फिर ये पीपीटी की फॉर्म में बनेगा हमारा। तो इसको हम देख के बता सकते हैं कि हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। और अगर इसका एग्जांपल देखना है तो अगर हम इसको इसकी अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ में, आपकी BaCl2 प्लस में सोडियम सल्फेट होता है आपका Na2SO4, तो ये आपका फॉर्म करेगा BaSO4 प्लस में NaCl। तो देखिए यहाँ पे जो BaSO4 जो बेरियम सल्फेट जो बन रहा है ये क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। और प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। प्रेसिपिटेट में आपका रिपीट कर देता हूँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि इनसोल्यूबल हो वाटर के अंदर, जिससे हमें पता चलेगा। तो आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, तो देखिए केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन नॉर्मली इनके अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर केमिकल रिएक्शन को ही, जो आपकी केमिकल रिएक्शन थी उसी को ही अगर हम सिंबल्स या फॉर्मूलाज के थ्रू अगर हम शो करते हैं, मान लीजिए जो आपकी केमिकल रिएक्शन थी उसी को ही अगर हम सिंबल्स या फॉर्मूलाज के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं इन ए सिस्टमेटिक वे के अंदर एक सही तरीके से, तो उसी को ही हम बोल देते हैं केमिकल इक्वेशंस। इसका हम एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हम बोलें केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करना मतलब किसी चीज़ को कैसे शो करना है। तो स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूलाज या फिर हम उसके सिंबल्स के द्वारा, तो उसको हम बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में ये लिख देते हैं, आप पूरा लिखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स। तो फॉर्मूलाज और सिंबल्स का यूज़ करते हुए जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसे ही हम बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, इसके अंदर एनसीईआरटी जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती है वो ये है कि इन केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स आर written on left side and product on right side। तो देखिए जो आपकी एनसीईआरटी है वो एक पॉइंट बताती है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स को और राइट हैंड साइड के अंदर हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स को। तो हम इसका एक केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम बोलें, जैसे हमने उसके अंदर हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक हम बोलेंगे क्या है, केमिकल रिएक्शन है, लेकिन उसी को ही अगर हम फॉर्मूलाज और सिंबल्स के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको बोल देंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे हम नॉर्मली हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये नॉर्मली हमने इसको क्या बोला था, एक केमिकल रिएक्शन। इसी को ही अब हमें सिंबल्स और फॉर्मूलाज की फॉर्म में लेके हम बोलें कि Fe प्लस में H2O आपका वाटर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली मॉइस्चर, प्लस में ऑक्सीजन O2, और ये आपका फॉर्म करता है
OH होल थ्राइस। तो ये जो आपका है ये आपकी क्या होगी, एक इक्वेशन की फॉर्म में, या जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, इस फॉर्म में होगी। तो ये आपका डिफरेंस होता है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बीच में। और अब हम कुछ केमिकल इक्वेशन के अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। नॉर्मली अगर हमने बोला है कि जैसे आपका H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, और इसको हम कर देते हैं, ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। तो देखिए, और हम क्या करते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली ये आपका हो गया हाइड्रोजन का सिंबल, ये आपका ऑक्सीजन, और ये आपका फॉर्म हो रहा है वाटर। तो ये आपका लिक्विड, ये आपका गैसियस। ये देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनको और क्लियर लिखने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जैसे जी रिप्रेजेंट करता है गैस को। तो नॉर्मली जैसे हमने यहाँ पे H2 लिखा था, तो H2 जो है ये रिप्रेजेंट हमने इसके ब्रैकेट में लिखा जी मीन्स ये गैसियस स्टेट में है। तो किस स्टेट में है, कोई दो रिएक्टेंट हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो किस स्टेट में है, तो इसके लिए भी हम इनके ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखते हैं वो सिम्बल्स बताता है कि आपका किस स्टेट में है। अगर हम लिख रहे हैं ये L, तो ये आपका हो गया लिक्विड। AQ ये आपका शो करता है एक्वस स्टेट को, और हम बोलते हैं S ये आपका सॉलिड। तो ये आपकी नॉर्मली हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स इसका देखें, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स जिसको हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना अभी टाइम नहीं है। तो हम करेंगे, जैसे मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये फॉर्म करता है CO2, तो ये भी आपकी एक केमिकल इक्वेशन होगी। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या केमिकल इक्वेशन हो, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है आपका, अगर हम बात करें रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट आपका अगर हम बोलें तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हम बोलेंगे द सब्सटेंस विच रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, जो आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। मान लीजिए हमने जब वाटर की इक्वेशन लिखते हैं तो हम बोलते हैं H2 प्लस में O2 गिव्स H2। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लिखते हैं, तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपके हो जाएंगे रिएक्टेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये आपके हो जाएंगे रिएक्टेंट्स। अच्छा, उसी तरीके से आपका नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। कि आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसके जो रिजल्ट है, उसके अंदर जो फॉर्म हुआ है, जो फॉर्मेशन हुआ है कोई भी जो चीज़ या कोई केमिकल या कोई सब्सटेंस, तो उसी को ही हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। जैसे दोबारा हम देखें एग्जांपल, तो हमने कहा था H2 प्लस में O2 गिव्स H2। तो देखिए H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आपके रिएक्टेंट्स थे, बट जो आपका फॉर्म हुआ है, जो प्रोडक्ट जो है, जो आपका रिजल्ट है, ये आपका वाटर है। तो वाटर को हम बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट। तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, रिएक्टेंट जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। सो आई होप आपको केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये समझ में आया हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आप वो हम पढ़ते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो होती है ये आपकी दो टाइप की होती हैं। अगर हम बेसिक बात करें तो केमिकल इक्वेशन को हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं, आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बैलेंस्ड, देखिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जो केमिकल इक्वेशन को दो हिस्सों के अंदर। तो जो आपकी पहली होती है वो आपकी होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, क्या बैलेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर दोनों साइड में हम ये देखें कि मान लीजिए हमें मतलब बैलेंस बना के चलना है, हम ऐसा बोलते हैं। फिर आपने सीसो देखा होगा, एक वो झूला जिसके ऊपर दो साइड में मान लो बच्चे बैठते हैं, तो अगर उनका बैलेंस बराबर है तो जो आपका सीसो है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, सेंटर में रहेगा। लेकिन जिस साइड आपका वेट ज़्यादा होगा उस साइड जो आपका क्या होगा, सीसो जाता रहेगा, तो वो इम्बैलेंस के कारण होता है आपका। तो नॉर्मली हमें क्या देखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आपके इक्वल हों। किसके नंबर ऑफ एटम, हर एक एलिमेंट के। तो अगर हम इसको एक लाइन के अंदर अगर हम बोलें कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो हम बोलेंगे वो रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट क्या हों, इक्वल हों ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम बोलेंगे रिएक्शन in which atoms of an element equal on both side। both side का मतलब, both side का मतलब होता है आपका रिएक्टेंट साइड on, that is on reactant side and product side। तो देखिए इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो देखिए, अगर हम बोलते हैं जिंक प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये फॉर्म करता है आपका ZnSO4 प्लस में H2। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें, ये आपका है रिएक्टेंट साइड, या हम इसको बोलते हैं आपके ये है रिएक्टेंट्स, और ये आपका फॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट। तो देखिए रिएक्टेंट के अंदर हम जिंक के एटम की बात करें सबसे पहले, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो जिंक का नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 है। अगर हम राइट साइड के अंदर ये प्रोडक्ट साइड की बात करें तो जिंक के एटम देखिए यहाँ भी 1 है, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक इज राइट हैंड साइड 1 है, तो मतलब दोनों के इक्वल है। अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हैं 2 एटम्स, प्रोडक्ट साइड में भी आपके हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो हैं 2, तो मतलब आपका ये भी बराबर है। नंबर ऑफ एटम्स अगर हम देखें हाइड्रोजन के तो इस साइड भी 2 हैं। सल्फर की बात करें तो नंबर ऑफ एटम आपका 1 एंड ऑन प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम आपका 1, तो सल्फर का आपका दोनों साइड 1 है। और ऑक्सीजन का आपका लेफ्ट हैंड साइड में 4 हैं देखिए, और उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के 4 हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं इस केस के अंदर कि ये जो आपकी रिएक्शन है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करें, फिर हम मोस्टली आपकी जो केमिकल इक्वेशन होती हैं उनको हम बैलेंस करते हैं, लेकिन अगर हम एग्जांपल देखें तो ऐसी बहुत सारी केमिकल इक्वेशन होंगी जो कि आपकी इम्बैलेंस्ड होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए हम अगर फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि H2 प्लस में O2 गिव्स H2। हम नॉर्मली ये इक्वेशन लिख देते हैं, लेकिन ये आपकी इम्बैलेंस्ड होती है, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपकी हाइड्रोजन जो है ये आपका रिएक्टेंट साइड है, तो रिएक्टेंट साइड के अंदर आपके हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो 2 हैं, ठीक है। प्रोडक्ट साइड के अंदर भी आपके हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स तो 2 हैं, लेकिन राइट हैंड साइड के अंदर ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो सिंगल है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं, मतलब नॉर्मली हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हालांकि गलत नहीं है, लेकिन ये आपकी इम्बैलेंस होती है। इसी को अगर हम बैलेंस करके लिखें तो हम लिखेंगे 2H2 प्लस में O2 गिव्स 2H2O। अच्छा ये बैलेंस कैसे करना है, इसके लिए आपका एक सेपरेट एक वीडियो होगा छोटा सा, जो सिंपल तरीके से जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करना है। ये आपका एक टॉपिक भी है नेक्स्ट, तो वो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर हम देखते हैं, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से अराइज होता है वो ये है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं।
तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप एक बार इसको अपने आप जवाब देने की कोशिश कीजिए कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, वाई वी विल बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो अच्छा, आपने बेटा 9th क्लास के अंदर एक लॉ पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर सिंपल भाषा में बोलें, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये तो आपने चलो याद कर लिया। इसका अगर आपने इसका मतलब समझा हो तो हम बताते हैं, इसी को ही हम दूसरे तरीके से जो आपके देखिए इसका मतलब क्या होगा, आप इसका मतलब समझिए। हम ये बोलते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो टोटल मास होता है, देखिए टोटल मास, किसका टोटल मास, रिएक्टेंट्स का टोटल मास, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स ऑन reactant side must be equal to the total mass of element on product side। देखिए इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट साइड के अंदर, देखिए चलो एक हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए एग्जांपल अगर हम लें कि मान लीजिए हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन और ये फॉर्म कर रहा है CO2। तो देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास में 10 ग्राम कार्बन था, 10 ग्राम हमने कार्बन लिया, ठीक है। हमने क्या किया, 25 ग्राम आपका ऑक्सीजन ले लिया, तो टोटल आपका रिएक्टेंट साइड का जो टोटल मास है, टोटल मास जो है वो आपका हो जाएगा 35 ग्राम। अब देखिए जो हमने क्या कहा है कि जो मास कंजर्वेशन है वो ये बोलता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड है वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसका मास भी आपका आइदर नहीं, इसका 35 ग्राम ही होना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि आपका A प्लस बी और ये फॉर्म कर रहा है C प्लस डी, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपका जो A है, ठीक है, ये आपका 7 ग्राम से और आपका जो B है ये आपका 12 ग्राम से, तो टोटल जो मास होगा दोनों का वो आपका कितना हो जाएगा, 19 ग्राम्स हो जाएगा। अच्छा, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये आपका 15 ग्राम और ये आपका जो है 4 ग्राम, तो टोटल मास जो है, ठीक है, वो आपका बराबर होना चाहिए 19 ग्राम, ठीक है। अब हो सकता है कि इसका ज़्यादा हो इसका कम हो, उससे हमें कुछ कोई काम नहीं है, लेकिन जो आपका टोटल मास है वो आपका इक्वल होना चाहिए। तो उसी लिए हम क्या करते हैं, जो आपके एटम्स हैं उनको बैलेंस करते हैं ताकि जो उनका टोटल मास जो है वो बराबर आए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो टोटल मास एलिमेंट्स का है रिएक्टेंट साइड के अंदर वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ एलिमेंट ऑन प्रोडक्ट साइड, दैट्स वाई वी विल बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। चलिए जो लास्ट टॉपिक आज का हम पढ़ते हैं वो है, हमने इससे पहले हमने पढ़ा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो उसी का अपोजिट होता है इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखिए बड़ा ही आसान है। अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड अगर इक्वल नहीं है नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड के, तो हम क्या बोल देंगे कि वो अनबैलेंस है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल to the number of atoms of element on product side। तो देखिए मान लीजिए अगर आपका रिएक्टेंट साइड के अंदर
आपके जो नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के वो इक्वल नहीं है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर अगर नहीं है तो हम बोलेंगे ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो देखिए, अगर हम रिएक्ट करते हैं, हमने बोला आयरन Fe प्लस में H2O, ठीक है, और ये आपका क्या फॉर्म करता है Fe3O4 प्लस में H2। अच्छा, तो इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड के अंदर हम आयरन के एटम्स की बात करें तो आयरन के एटम्स जो हैं वो 3 हैं यहाँ पे, और आयरन के एटम इस साइड आपके हैं 4, ठीक है। उसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर या रिएक्टेंट साइड के अंदर आपके ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, और आपके प्रोडक्ट साइड के रिएक्टेंट साइड के अंदर आपका 1 एटम है ऑक्सीजन का, और प्रोडक्ट साइड के अंदर 4 एटम्स हैं। तो ये आपके अनबैलेंसिंग हो गई। तो अनबैलेंस है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन होगी ये अनबैलेंस होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम जो आपके नेक्स्ट टॉपिक होंगे ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।